हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो बेटा आज बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 1 की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी एक साथ एक ही वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो बेटा, आप सबको ये तो पता है कि पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, राइट। पेपर पैटर्न में पहले क्या होता था, बताइए किसी को पता है तो। कि जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं पहले वो ना के बराबर आते थे, लेकिन अब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस या जिसको हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं, उनका जो परसेंटेज है वो अब 40% से बढ़ा के 50% कर दिया गया है। अब इसमें सिर्फ एमसीक्यूज नहीं होते, इसमें असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, और इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसीलिए एक एक एक्टिविटी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो एक्टिविटी है बच्चों आपकी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, यही एक एक्टिविटी है। तो देखिए क्या ऑब्जर्वेशन होती है, क्या रिजल्ट आता है इस एक्टिविटी में। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर लंबा आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको क्लीन करना है सैंड पेपर से, एंड उसके बाद उस मैग्नीशियम रिबन को टोंक की हेल्प से हाइड करके और उसको हीट करना है। आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि मैग्नीशियम रिबन जलना शुरू हो जाता है, बट ये अकेला नहीं जलता, ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद रिजल्ट में एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर आपको मिलता है जो आप वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी ऐसा जो कि दी हुई है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आपको ऑब्जर्वेशन और दूसरा रिजल्ट या कंक्लूजन पता होना चाहिए। लेकिन इस टॉपिक से, इस एक्टिविटी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम रिबन को हमने क्लीन क्यों किया, सैंड पेपर से हमने क्लीन क्यों किया मैग्नीशियम रिबन को, और मैग्नीशियम रिबन जो है ये ब्राइट लाइट क्यों प्रोड्यूस करता है और उसको आई से क्यों दूर रखना चाहिए। तो बच्चों जो मैग्नीशियम रिबन है जो हम यूजुअली यूज करते हैं, अगर वो कुछ टाइम तक बाहर रखा रहता है तो उसके ऊपर एक कोटिंग बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग बनने से क्या होगा, वो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, इसीलिए इसको एक सैंड पेपर के साथ रब कर दिया जाता है टू रिमूव दैट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो जिससे कि अच्छे से या फास्टली ये रिएक्ट कर सके ऑक्सीजन के साथ। दूसरा, उसको दूर क्यों रखा जाता है कि जो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इट इज हार्मफुल टू आवर आइज। तो मैग्नीशियम रिबन को थोड़ा सा दूर रखकर ही जलाया जाता है, ठीक है। चलिए अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, हमें पता है मैग्नीशियम जो सॉलिड मैग्नीशियम है ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या चेंज ऑब्जर्व होता है आपको, एक तो स्टेट चेंज हो जाती है, हार्ड मेटल से पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाता है, एंड हीट इज इवोल्व। तो इट इज अ इवोल्व होती है कि यूज होती है, हीट सप्लाई करी है हमने कि प्रोड्यूस की है, सप्लाई की है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और कलर चेंज भी आप इसमें ऑब्जर्व करते हैं, वो भी लिख सकते हैं कि जो व्हाइट जो ग्रे कलर था वो व्हाइट कलर में चेंज होता है या रिवर्स होता है, बताइए। मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूं पढ़ाते टाइम, तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फटाफट बताइए। तो ये आपकी पहली एक्टिविटी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक एंड कलर चेंज। मैग्नीशियम रिबन को रब किया जाता है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग बनी थी उसको रिमूव कर दिया जा सके, और जो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो हार्मफुल है हमारी आईज के लिए, तो उसको दूर रखना है। दिस इज एक्टिविटी 1। नाउ सेकंड एक्टिविटी इज रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेड नाइट्रेट क्या होता है, लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड Ki। इन दोनों की आपको रिएक्शन करवानी है और बताना है कि क्या ऑब्जर्वेशन होता है। रिजल्ट ये है, येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो एक चीज तो यहां से आपको क्लियर होगी कि इट इज एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, राइट, और बीकर में
अब इसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दिया, KI हमने ऐड कर दिया, तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जो कि लेड आयोडाइड का होता है। और चेंज इन कलर हुआ, कलरलेस टू येलो कलर बन गया, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन कर, क्योंकि 4 ही तो पैरामीटर होते हैं जब हम कहते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई, इसका हम कैसे पता लगाते हैं? या तो स्टेट चेंज हो मैटर की, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, टेम्परेचर और कलर चेंज। तो यहाँ पे कलर चेंज आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए क्वेश्चन जो आया हुआ है सैंपल क्वेश्चन पेपर में कि एक बच्ची है रीमा, उसने 5 ml लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लिया बीकर में और 4 ml उसने पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दिया, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी उसकी? रेड कलर हो जाएगा सोल्यूशन का, येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे और रिएक्शन मिक्सचर आउट हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है इस पूरी प्रोसेस में कि जो लेड नाइट्रेट है इट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा और साथ में KNO3, तो लेड आयोडाइड के येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कलर चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू येलो एंड चेंज इन स्टेट, ठीक है, लिक्विड टू सॉलिड स्टेट बन जाता है। तो दिस इज एक्टिविटी 2 चैप्टर 1। छोटी छोटी रिएक्शंस है बच्चों, लेकिन बहुत काम की रिएक्शंस है, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, तो हम इग्नोरेंट नहीं रह सकते। थर्ड एक्टिविटी भी इंटरेस्टिंग है, ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे बताइए, इसको क्या कहते हैं? दिस इज टेस्ट ट्यूब स्टैंड। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे स्कूल्स में प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को एपरेटस का ही नहीं पता होता कि क्या एपरेटस यूज किया गया है। बहुत सारे बच्चे तो पूरे पूरे साल लैब के दर्शन ही नहीं करते, है ना। चलिए कोई बात नहीं, जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है और आपको बताना है क्या प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जिंक ग्रेन्यूल्स हमने ले लिए एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें ऐड करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन बड़ी सावधानी से ऐड करना है, या आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, HCl की जगह सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी एक्टिविटी है कि जिंक ग्रेन्यूल ले लिया हमने और उसमें हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, तो ये बीकर में मिक्सचर है। तो एक तो ऑब्जर्वेशन क्या करना है कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी वहां पे जो टेम्परेचर है फ्लास्क का, बीकर का, वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जिंक ग्रेन्यूल कोनिकल फ्लास्क में लिया आपने और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड इसमें मैजिक के लिए ऐड कर दिया, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं जिंक मेटल के चारों तरफ, और जब इसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट भी है बच्चों, ये कंफर्मेटरी टेस्ट भी है किसके लिए? हाइड्रोजन गैस के लिए, कि इस गैस को, जो गैस प्रोड्यूस हुई उसको हमने सोप सॉल्यूशन में पास किया और वहां पे बबल जो उठे उसके बाद हम बर्निंग कैंडल लेके गए तो पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई, तो जो पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई वही कंफर्मेटरी टेस्ट है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। और दूसरा ऑब्जर्वेशन कि जब हम उस ग्लास को हम अपने हाथ से टच करते हैं तो हम उसको फील करते हैं कि गर्म हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर भी राइज हो रहा है इस केमिकल रिएक्शन में। ये देखिए फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई में क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग इक्विपमेंट या एक्सपेरिमेंट, तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको पता है पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो इट इज अ हाइड्रोजन गैस। तो जिंक मेटल रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया क्लोरीन को और ZnCl2, जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हीट इज इवोल्व्ड। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, पोप साउंड से टेस्ट होता है और हमारा जो सेटअप है कोनिकल फ्लास्क का उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस होती है, दिस इज द नेट रिएक्शन, ठीक है बच्चों। एक्टिविटी 1.3 हाइड्रोजन गैस निकली, पोप साउंड, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल है और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। तो 3 रिएक्शन हमने करी अभी तक, आपको एक में भी कोई कंफ्यूजन, कोई इफ बट, कोई किंतु परंतु लग रहा है तो एक बार मुझे बता दो, जल्दी बताओ, लेकिन कमेंट सेक्शन फटाफट ठोको मैसेज कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगली रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी। आपने अगर आप गांव में रहते हैं या आप थोड़ा सा क्यूरियस है तो आपने पक्का ऑब्जर्व करी होगी,
यस, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर, ठीक है ना, इस तरह का एक सॉल्यूशन बन जाता है। यहां मैंने हिंट दिया हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें रिस्क नहीं लेना है, इसमें बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो इट कैन बी डेंजरस टू यू ऑल्सो। कुछ याद आया? थ्योरी पढ़ी थी आपने, उसके बेसिस पे कुछ याद आया? नहीं याद है? क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, चलो बताओ। कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको किसके साथ रिएक्ट करवाना है? वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, तो क्या बनेगा? स्लेक लाइम, ठीक है ना। क्विक लाइम एंड स्लेक लाइम की फॉर्मेशन होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी इज आल्सो रिलीज। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने के साथ साथ कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी तो है ना बच्चों। तो कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद वाटर। अब ये रिएक्शन कहां पे यूज होती है बताइए? व्हाइट वॉशिंग में यूज होती है। इसकी ओवरऑल रिएक्शन जो बच्चा बता देगा कमेंट सेक्शन में, उसके लिए स्पेशल थैंक्स। और इसी में एक और पार्ट है, ये वाला आ गया। अब आप लोग नहीं बताओगे तो मेरे को तो बताना ही है ना, कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा। आपने घरों में देखा होगा, व्हाइट वॉशिंग से पहले एक बड़ा सा पोट लेके आते हैं, मटका लेके आते हैं, उसमें बड़े बड़े व्हाट यू से पत्थर से डाल देते हैं, और थोड़ी देर के बाद जब उसमें पानी मिला देते हैं ना, तो उसके बाद उसमें से बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वही ये रिएक्शन है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देता है। तो ये कॉमन रिएक्शन है व्हाइट वॉशिंग की, है ना। और जब इसको अप्लाई किया जाता है वॉल्स के ऊपर, तो एक थिक कोट बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो धीरे धीरे सूखने के बाद दिखाई देने लगता है। अच्छा, मार्बल का फॉर्मूला भी यही होता है, मार्बल का फॉर्मूला भी CaCO3 होता है, ठीक है। तो कॉमन रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड, इसको लाइम वाटर भी कहते हैं ना, स्लेक लाइम, लाइम वाटर, और कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये दो पार्ट में मैंने आपको ये रिएक्शन बताई, इसीलिए क्विक लाइम से स्लेक लाइम, स्लेक लाइम से इसकी फॉर्मेशन होती है जब ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये 4 प्रोसेस हमने कर ली, 4 एक्टिविटी अभी तक कर ली, टोटल 11 एक्टिविटीज है आपके चैप्टर 1 में। तो 5th एक्टिविटी आपके लिए आ जाती है कि फेरस सल्फेट की रिएक्शन क्या ऑब्जर्वेशन होगी, क्या रिएक्शन में आपको रिजल्ट मिलेगा, ये आपको बताना है। बहुत प्यारी सी एक्टिविटी है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है कि आपको इस रिएक्शन में करना क्या होगा। आपको फेरस सल्फेट लेना है, फेरस सल्फेट को रिएक्शन करवाना है आपको किसके साथ? इसको हीट करवा देना, तो क्या मिलेगा? एसिडिक गैसेस मिलेंगी, कलर चेंज होगा। तो आपने 2 ग्राम फेरस सल्फेट ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में ले लेने, ठीक है। उसके बाद इस सॉल्यूशन को हीट करना है। हीटिंग से क्या होगा? हीटिंग से क्या होगा बताइए? क्या ऑब्जर्वेशन आपको आएगी या मिलेगी? बड़ी सावधानी से हीट करना है, टोंग के हेल्प से इसको हैंड करना है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी कोई गैस इवॉल्व होती है रिएक्शन में, उसको अपने फेस की तरफ लानी है कि नहीं लेके जानी, चेक तो करना पड़ेगा ना आपको। चलिए, अब क्या समझ में आएगा आपको? देखिए, ये आपने कर लिया, कलर चेंज आपको दिखेगा, ऑब्जर्व होगा। तो ग्रीन कलर का जो फेरस सल्फेट है ना, उसको हीट करने के बाद क्या हुआ? पहले व्हाइट होगा, उसके बाद ब्राउन सॉलिड बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, ये नेट रिएक्शन होगी। तो पहले क्या कलर था? ग्रीन, ग्रीन टू व्हाइट, व्हाइट टू ब्राउन, ये ऑब्जर्वेशन होती है। और स्मेल जो होती है वो बड़ी पिक्यूलियर स्मेल होती है सल्फर की। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, 2 गैसेस प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, तो स्मेल है जो बर्निंग सल्फर की, वो अब आ जाती है अलोंग विद कलर चेंज।
तो फेरस सल्फेट रिएक्ट करता है हीटिंग पे, और फेरिक ऑक्साइड ग्रीन से ब्राउन ब्लैक बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस की फॉर्मेशन होती है। तो एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि हमने हीट सप्लाई की, और इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ इसलिए केमिकल रिएक्शन है, और स्मेल किसकी वजह से थी, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। तो ये तीन चीजें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। ठीक है, डिकम्पोजिशन किसका हुआ, फेरिक ऑक्साइड का। ठीक, अब एक चीज और आपको बताता हूं, जो आयरन सल्फेट होता है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है 7H2। जो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये कहलाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट ड्यूरिंग हीटिंग। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हटाना होता है ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस। ठीक, तो इसीलिए फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ 1.6 पे हम पहुंच गए हैं, मिड वे हम पहुंच गए हैं। ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पे भी लेड नाइट्रेट को हीट करना है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट हमने ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में, उसको टोंग के हेल्प से पकड़ के उसको हीट करवाया बर्नर पे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या मिली, क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये वाला आपको बताना है। ठीक, पहले एक्टिविटी देख लेते हैं एनसीईआरटी में कैसे दी हुई है कि 2 ग्राम लेड नाइट्रेट को हमने ले लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, ड्राई टेस्ट ट्यूब में, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब जिसको कहते हैं, और उसको टोंग के हेल्प से हमने पकड़ के बर्नर पे रख दिया, तो वहां से ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन तो क्या होगी, फ्यूम प्रोड्यूस हो रहे हैं ब्राउन कलर के। तो क्या हुआ कि जैसे ही हम उसको बॉइलिंग ट्यूब के को लेके जाते हैं बर्नर के पास, ये आग पकड़ लेता है और जलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, और जो येलो सॉलिड बनेगा यहाँ पे वो क्या है, लेड मोनोऑक्साइड। ये रेडिश ब्राउन होता है जब गर्म होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। लेड मोनोऑक्साइड रेडिश ब्राउन व्हेन हॉट बट येलो व्हेन कोल्ड, ये रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड जब गर्म होगा तो कैसा होगा, जब गर्म होगा तो रेडिश ब्राउन, लेकिन जब ठंडा होगा तो कैसा हो जाएगा, येलो कलर का, कोल्ड होने पे येलो। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई, तो फिर से वही थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट है, पंजेंट स्मेल ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ब्राउन फ्यूम ठंडे होने पे येलो। The next reaction is again very precise, very specific। स्पेसिफिक या प्रिसाइज मैं क्यों बोल रहा हूं कि बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आपको 11th क्लास 12th क्लास में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसकी एनसीईआरटी में एक जो टाइप है रिएक्शन की, उसी की एक्सप्लेनेशन ही इस एक्टिविटी के हेल्प से दी हुई है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का जो एक्सप्लेनेशन है वही इस एक्टिविटी के हेल्प से दी हुई है, कि एक मग लेके उसको ड्रिल कर देना है, बेस पे 2 होल बना देने हैं, उसमें रबर के स्टॉपर्स फिट कर देने हैं। ये वाली एक्टिविटी आपको याद है ना। और उसके बाद क्या करना है, क्या करना है बताइए, ये वाली एक्टिविटी थी ना। अरे एक सेकंड बच्चा पार्टी, एक सेकंड, ये वाली एक्टिविटी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कहां से कनेक्ट करना है, कहां पे कनेक्ट करना है, एक बैटरी से, जिसके दोनों टर्मिनल्स यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी हम मान लेते हैं। एक जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या हो जाएगी, एनोड हो जाएगी, दूसरी कैथोड हो जाएगी। दिस इज एनोड, एनोड पे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है, और दूसरी कैथोड, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है ना। यहाँ पे रबर स्टॉपर्स लगे होते हैं, वो पूरा सेटअप आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एक है ग्रेफाइट की रोड, तो ये वाला सेटअप मैं आपको बता रहा था। तो इस सेटअप के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि जब वाटर
को वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज आर प्रोड्यूस्ड H2 प्लस O2। तो वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन गैस का ट्वाइस है, डबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। जो एनोड पे सॉरी जो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई उसका वॉल्यूम डबल होता है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑन एनोड, क्योंकि फॉर्मूला ही है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तीसरा जो अगर उसके पास कैंडल लेके जाते हैं तो आग पकड़ लेती है, इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन है विच इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन या बर्निंग। और जो दूसरी गैस है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है ये चीजें? एक बार फिर से बता दीजिए मुझे, बोलो बोलो। तो एक तो बर्निंग कैंडल को जब कैथोड के पास लेके जाएंगे तो इमीडिएटली बर्न कर जाएगी, एनोड वाली बर्न नहीं करेगी। तो कैथोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड होगी, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो ऑक्सीजन कलेक्ट होगी। क्लियर टू एवरीवन? कैथोड में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका अमाउंट डबल है एज कंपेयर टू गैस प्रोड्यूस एट एनोड, क्योंकि जब ब्रेकडाउन होगा वाटर का तो उसका जो फॉर्मूला है उसी में क्या है, जब ब्रेकडाउन होगा ना तो ब्रेकडाउन के टाइम पर दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, H2O है ना, तो अमाउंट जो हाइड्रोजन का है वो डबल होगा। इज इट क्लियर नाउ? चलिए नाउ 1.8 एक्टिविटी 1.8, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। अपने आप गायब हो जाएगी चीजें, मैजिक। कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड हमने चाइना डिश में ले लिया है और उसको सनलाइट में छोड़ दिया एंड लाइट का मैजिक हैपन। कुछ टाइम के बाद जब हम आके देखते हैं तो कलर चेंज हो जाता है सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है, व्हाइट कलर का हो जाता है, नहीं व्हाइट से ग्रे हो जाता है, क्योंकि वहां पे सिल्वर मेटल की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती है, ये इसका इकोनॉमिकल यूज बता रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको यूज किया जाता है। तो रिएक्शन कि सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस सिल्वर एंड क्लोराइड, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कलर चेंज क्या हुआ, व्हाइट से ग्रे कलर, तो कलर चेंज हो गया है ना, और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन होती है बताओ, बताओ बच्चों मेरे, बताओ 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 बताओ, बोलो। आयरन को आपको रिएक्ट करवाना है विद कॉपर सल्फेट, सीधा सीधा ये आयरन सल्फेट, इधर आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद है तो आप इजीली बता दोगे। जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को वहां से भगा देता है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये इसको यहाँ से भगा देगा और यहाँ पे बैठ जाएगा आके, तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। ये तो रिएक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी तो दी हुई है आपकी एनसीईआरटी बुक में, है ना, कि आयरन नेल्स लेनी है, 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, कलर ऑब्जर्व कर लेना है, डीप ब्लू कलर आपको दिख रहा है यहाँ पे, नीला समंदर, अब ये ग्रीन हो गया, येलो के साथ मैंने हाईलाइटर लगा दिया। आयरन नेल लेनी है, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम रिबन और सैंड पेपर का किया था हमने वैसे उसी तरह करना है, और उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया। आधे घंटे बाद क्या होता है कि एक रेड ब्राउन लेयर बन जाती है और वो दूसरे मेटल की होती है, कॉपर मेटल की होती है, और ये जो डीप ब्लू कलर था ये फेड होके ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है, ब्लू से ग्रीन कलर ऑब्जर्व होता है आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन के टाइम पे, आधे घंटे के बाद, 30 मिनट्स के बाद, ठीक। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ कि जो आयन था ना वो कॉपर सल्फेट के साथ, ये एक्वस फॉर्म में है, उसके साथ रिएक्ट किया, सॉलिड आयन है, नहीं लिया हमने, तो ये डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को वहां से, और ये एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। कलर क्यों चेंज हुआ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, जब आयन नेल उसमें डाली तो आयन ज्यादा एक्टिव है कॉपर से, तो इसको डिस्प्लेस कर देता है और वहां पे ब्लू से ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कलर चेंज, ब्लू से ग्रीन, तो ये दोबारा से केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। चलिए जी, अब
सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में आते हैं। एक्टिविटी नंबर 10, छोटी सी एक्टिविटी, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवानी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। आप बता दीजिए एक बार रिएक्शन करके। ये मैं सेटअप बता देता हूं तो क्या क्या हो रहा है इसमें। कि सोडियम सल्फेट लिया टेस्ट ट्यूब में एक में, और उसमें बेरियम क्लोराइड मिक्स कर देना है। 3 ml सोडियम सल्फेट लिया तो 3 ml ही बेरियम क्लोराइड उसमें मिक्स कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। और व्हाइट कलर, व्हाइट प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाता है जब उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तो जो बेरियम सल्फेट है, BaSO4 जो है ना, वो बनता है जब बेरियम और सल्फेट की रिएक्शन होती है। और क्योंकि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो ये एग्जांपल हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी, राइट। ये देखो कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, सोडियम सल्फेट लिया है। आप इसके जगह सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, आप कैल्शियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड के साथ उसको रिएक्ट करवाएंगे तो बेरियम सल्फेट बन गया और साथ में NaCl। अब उसको आइडेंटिफाई करना था कि भाई सोडियम सल्फेट कौन सा था। तो जो सोडियम क्लोराइड है और कैल्शियम क्लोराइड है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो सॉल्यूशन रहेगा एकदम क्लियर। लेकिन जब बेरियम क्लोराइड उसमें ऐड करेंगे तो बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, कि Na मिल गया Cl के साथ और BaSO4 अलग से बन गया। तो इट इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब बात करते हैं लास्ट एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक की। इसको अलग अलग पार्ट्स में दिया गया है, या मैं कहूं कि मैंने इसको अलग अलग पार्ट में डिस्कस किया है। पहला पार्ट, कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी। ये कॉपर है, एयर में ऑक्सीजन है, उसको हीट करके ये बनाना है ब्लैक पाउडर, ब्लैक प्रोडक्ट। तो जो कॉपर ऑक्साइड है ना, जो कॉपर मेटल है, उसके ऊपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी उसके ऊपर। कैसे बनेगी देखो। अब पहला तो पार्ट मैंने जो उसका किया है कि कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कोटिंग क्यों बन जाती है जब वो एयर में एक्सपोज किया जाता है लंबे टाइम तक, क्योंकि बेटा उसका होता है कोरोजन। तो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और कोरोजन क्या होता है, जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन मॉइस्चर के वजह से उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है कॉपर हाइड्रोक्साइड की, और कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। तो कॉपर एयर में एक्सपोज होने से रिएक्ट कर जाता है एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ, मॉइस्चर के साथ, और कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देता है। तो उसकी वजह से उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है। ये सेटअप है आपके एनसीईआरटी में। कॉपर पाउडर को हीट किया तो क्या ऑब्जर्वेशन, चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर, और उसको हीट कर दिया, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड, एक ब्लैक सब्सटेंस बन जाता है जो कि कॉपर ऑक्साइड होता है। इसको हम अगर एक और पार्ट इसका बनाए कि जो कॉपर पाउडर है वो ब्लैक क्यों हो गया हीट करने पे, तो वही इंटरफेरेंस आएगी कॉपर ऑक्साइड बना इसलिए। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऑक्सीजन के एडिशन हो रहा है कॉपर में, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। तो बच्चों ये आपकी 11 एक्टिविटीज हैं जो एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में आपने पढ़ी है, लेकिन ऑब्जर्व नहीं करी। देखिए पढ़ने में और ऑब्जर्वेशन में बहुत फर्क होता है। एक सिंपल आप रीड करते हो, एक आप ऑब्जर्व करते हो, दोनों में दिन रात का फर्क है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन से ही आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो, रीड करके आप छोड़ दोगे, ठीक है। कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, कॉपर ऑक्साइड बन गया, बात खत्म। कैल्शियम ऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, या व्हाइट वॉशिंग हो रही है हमारे घर में, ठीक है, हम देखते हैं हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, ये कलर करवा दो, वो कलर। हम ऑब्जर्व नहीं करते चीजों को। तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ। उसी से आपकी एनालिटिकल पावर, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर था। अब आपको करना क्या है, हमेशा की तरह वही आपकी अपनी बायोनीति, आपके फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन पे आपको एक लाइक करके और कमेंट सेक्शन में बता देना है कि सर इस तरह से अगर हम सारी एक्टिविटी करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है, या आप मुझे दूसरे तरीके से करवाइए। आप सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए फटाफट। और इसके साथ हमने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया ना बच्चों, कर दिया कि नहीं कर दिया। हमने सारी थ्योरी पढ़ ली, हमने सारी एक्टिविटीज पढ़ ली, एक
गो में। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर आप तो हमें क्वेश्चन आंसर भी करवाओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप ही करवाओ, तो बिल्कुल आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन पहले करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पहले करना चाहते हैं। मुझे सब कुछ करवाना है, क्योंकि आपका वॉरियर बैच का संकल्प यही है कि आपके बोर्ड एग्जाम 24-25 में आपका 95% प्लस अचीव करवाना है। ठीक है बच्चों, कीप स्टडिंग, गुड लक।